हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अदर एलोट्रॉप्स। देखो अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अलग एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो अदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहला हमारा आता है कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक को 4th नंबर का है बच्चों ये कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को हम कैसे बनाते हैं बच्चों? शुरुआत के 3 एलोट्रॉप्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। शुरुआत के 3 एलोट्रॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। शुरुआत के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम देखते हैं कार्बन ब्लैक के बारे में। तो कार्बन ब्लैक कैसे बनता है बच्चों, समझते हैं। हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में अगर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कराऊंगा, क्या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा? कार्बन ब्लैक, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 5th नंबर का जो एलोट्रॉप्स है वो कौन सा बच्चों आप लोगों का? चारकोल। चारकोल का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? चारकोल का प्रिपरेशन करने का सिंपल तरीका है बच्चों। देखो चारकोल बनाना है तो चारकोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन को एट अ हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब कार्बन ग्रेफाइट को या फिर कार्बन के किसी और एलोट्रॉप्स को एट अ हाई टेम्परेचर, डायमंड को छोड़ के एट अ हाई टेम्परेचर, फुल रिंग को भी छोड़ के एट अ हाई टेम्परेचर पे अगर मैं गर्म करूंगा तो आपको क्या बन जाएगा? चारकोल बन जाएगा। या फिर मैं यहां पर लिख दूं कार्बन, नहीं, यहां पर लिखो वुड। क्या लिखो? वुड। वुड इज बेटर थिंग्स, वुड सबसे बेस्ट होगा। वुड अगर आएगा तो वुड को पहले टिक करना है। 6th, अब मैं बोलना चाह रहा हूं 6th, यहां पर 6th आपका है बच्चों, यहां पर मुझे बनाना है कोक। तो अगला एलोट्रॉप से आपका कोक। कोक कैसे बनेगा बच्चों? कोल को अगर मैं बच्चों हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसको भी वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा, हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? कोक। ये कुछ उतने इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स नहीं है, बस आपको इसको प्रिपरेशन मेथड को ध्यान रखना है और इसमें कोई इतने बड़ी बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं यूज एक एक करके वो एलोट्रॉप्स के यूज। फर्स्ट मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायमंड इज यूज्ड इन ग्लास कटिंग। ग्लास कटिंग में यूज होगा। क्यों होता है बच्चों? ये भी मैंने बताया था। ग्लास कटिंग में होगा। इसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि ये आपका एब्रेसिव इन नेचर होता है, और वेरी हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। तो रीजन क्या बोलेंगे? वेरी हार्ड मटेरियल एंड एब्रेसिव इन नेचर, सो दैट्स व्हाई डायमंड इज यूज्ड इन अ ग्लास कटिंग, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेफाइट का यूज आपका क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट is used to prepare electrodes। आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स इन मेटल एक्सट्रेशन या फिर अदर कम इन मेटल एक्सट्रेशन में भी होगा, और या फिर हम बोल सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आप क्लास 12th में मेटल एक्सट्रेशन नाम के चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हो, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में थर्ड इसका यूज क्या होगा? ग्रेफाइट का यूज एज अ लेड पेंसिल के फॉर्म में होगा, वो सब तो आप जानते हो, ठीक है। अब इसका यूज एक और होगा, टू प्रिपेयर, ग्रेफाइट इज यूज टू प्रिपेयर क्रूसिबल। ग्रेफाइट इज यूज टू प्रिपेयर क्रूसिबल। आपका ग्रेफाइट का यूज किस में होता है बेटा? क्रूसिबल बनाने में। क्रूसिबल का मतलब क्या हो गया बच्चों आप लोगों का? यहां पर क्रूसिबल का मीनिंग आपका ये होगा कि क्रूसिबल बनाने में इसका यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सिंपल मैं बताता हूं। क्रूसिबल कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, क्रूसिबल आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 4th वन मैं आपको जो बताने वाला हूं, 4th वन आप लोगों को समझना है बच्चों। तो आपका 4th वन क्या है बच्चों? यहां पर कि
ग्रेफाइट फाइबर आपका, हाँ आजकल जो देखो आजकल हम ग्रेफाइट फाइबर का काफी यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट फाइबर का हम काफी यूज करते हैं। रीजन इज दैट कि ग्रेफाइट फाइबर आपका हल्का मटेरियल होता है, लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने की वजह से इसको एरोप्लेन बनाने में या फिर टेनिस रैकेट बनाने में, किसमें भी काम आता है बच्चों, ये आपका टेनिस रैकेट बनाने में, टेनिस रैकेट बनाने में, या फिर आपका एरोप्लेन मटेरियल, एरोप्लेन मटेरियल बनाने में यूज होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से हम इसका यूज करते हैं। वैसे तो एल्यूमिनियम का बनता है, लेकिन लाइटेस्ट वेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ग्रेफाइट फाइबर का हम इसमें यूज करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब चारकोल, अब आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में चारकोल क्या करता है। आप लोगों ने एक एड देखा होगा पॉन्ड्स का, आप लोगों ने एक एड आपने देखा होगा पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स क्रीम का। तो पॉन्ड्स क्रीम में क्या था कि आप लोगों ने एक एड को देखना, आप लोगों ने देखा होगा सबने, एक्चुअली में एक ना गंदा वाटर था, ठीक है, उसके अंदर जैसे ही चारकोल रखा, चारकोल रखते उसने क्या कर दिया, सारे डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एज ए एब्जॉर्बेंट इसका यूज होता है, एज ए एब्जॉर्बेंट इसका यूज होगा। आप लोगों को विश्वास नहीं तो पॉन्ड्स का एड देख लेना, आप लोगों को याद ही हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। और कोक का यूज समझना, और कोक का यूज क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को अगर मैं कोक में डाला तो कोक इसको मेटल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज यूज फॉर द एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स, डिफरेंट एलोट्रॉपिक्स फॉर्म। अब डायमंड का यूज आपके ज्वेलरी में भी होता है, ये सब तो आपको बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, आप लोग जानते हो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को इसमें एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपका इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, मेटल एक्सट्रैक्शन में आपको आएगा, इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस चीज को अभी से ही थोड़ा टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखो। जितना ज्यादा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म्स को ध्यान रखोगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता जाएगा। वरना फिर आप लोग सोचोगे कि इसको बाद में करना, तो बाद में करना वो इज नॉट पॉसिबल, बाद में हम इसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला देखो, अगला, अब अभी तक तो हमने एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अब देखो कार्बन के कंपाउंड्स, सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स क्या होता है बच्चों, आपका CO, ठीक है, CO। अब बहुत ही खतरनाक भी होता है बच्चों ये, अब मैं बता देता हूं इसका प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी खतरनाक बातें बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं लिमिटेड एयर का सप्लाई करूंगा, किसका, लिमिटेड एयर का सप्लाई करूंगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सेकंड, आप लोग जानते हो फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड ऑक्जेलिक एसिड का अगर मैंने H2SO4 के साथ किया तो आपका CO + CO2 बनता है। ये आपको मैंने अभी बताया, ये आपको पता है, और जिनको नहीं पता वो ध्यान रखे। अभी फिलहाल वो 11th वाले बच्चे अभी ध्यान रखे, 12th वालों के लिए ये मैंने बता चुका हूं कहीं ना कहीं। थर्ड, अगर मैं बोलूंगा फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस चीजों को ध्यान रखना, ये दो रिएक्शन आपके काफी ज्यादा IMP है, ठीक है, IMP मतलब इंपोर्टेंट, ठीक है। काफी सिंपल रिएक्शन है और काफी बेहतरीन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहां पर, अगर मैंने यहां पर अगला मेथड है थर्ड, फोर्थ है यहां पर रेड हॉट कोक। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन को मैंने अति गर्म कर दिया, अति का मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया, उस पर मैंने स्टीम फेर दिया। क्या कर दिया, स्टीम फेर दिया। तो आप लोग जानते हो CO + H2 बनेगा। अब ये चीज तो आप लोग अच्छे से जानते हो, दिस इज व्हाट, वाटर गैस रिएक्शन। ये आपका वाटर गैस का था, जो मैंने कहां पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब रेड हॉट कोक को अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसमें बच्चों, रेड हॉट कोक को अगर मैं एयर के सप्लाई में, देखो इसी तरीके से रिएक्शन है फिफ्थ।
रेड हॉट कोक को एयर के सप्लाई में और N2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं तो CO बन जाएगा और N2 बन जाएगा, दैट इज व्हाट प्रोड्यूसर गैस। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, ये भी मैंने हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को बताया है, हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें था जो आपका प्रिपरेशन मेथड था। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड काफी इजी है। देखो कार्बन को ऑक्सीजन से कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड एयर, ये वाला ऑक्सैलिक एसिड वाला और फॉर्मिक एसिड वाला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? पानी निकालने वाला, रिमूवल ऑफ H2O, H2O निकाल देगा। जब ये H2O निकाल देगा, दोनों रिएक्शन में H2O निकाल देगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। अब देखो H2O निकालो, CO बन गया। यहां पर ऑक्सैलिक एसिड का, अब देखो ये निकालो, ये देखो CO2, ये बन गया CO, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो, मगअप कर सकते हो। मगअप करना काफी इजी है, बस आपको वाटर गैस रिएक्शन और ये प्रोड्यूसर गैस का याद रखना है, ठीक है। यहां पर इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में, अभी देखो इंडस्ट्री के पर्पस की वजह से मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों को याद आएगी। देखो अच्छा, अगर किसी को सुसाइड करना हो तो वो चाहता है सुसाइड करना। अगर किसी को सुसाइड करना है तो अगर वो चाहता है कि सुसाइड करना जिसमें मुझे पेन ना हो तो सबसे अच्छी बात है। बिना पेन का अगर सुसाइड करना है तो रूम को बंद करके क्या करो, रूम को बंद करके आप है ना लकड़ी जला के सो जाओ। देखो क्या होगा, एक्चुअली मैं आपको फैक्टेबल बात बताता हूँ। कार्बन बनेगा। अब रूम आपका पैक है, रूम के अंदर ऑक्सीजन है, रूम के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो लिमिटेड होगा। अब जब जैसे ही मैं विंडो खोल दूंगा तो उसको क्या मिलेगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो रूम के अंदर ऑक्सीजन है वो लिमिटेड होगा। जैसे ही लिमिटेड हुआ, CO आपका रिएक्शन कर जाएगा, CO बनेगा। अब इस CO का खेल मैं आपको हीमोग्लोबिन के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को समझो। इन इंडस्ट्री वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी यूजफुल फ्यूल। देखो यहां पर मैं बता देता हूं, इन इंडस्ट्री, ये नहीं लिखा है, नहीं, इन इंडस्ट्री वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस इज वेरी यूजफुल फ्यूल। बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है बच्चों इसको, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है, CO आपका बर्न होके यहां पर क्या होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। CO आपका क्या करेगा, CO आपका बर्न होके यहां पर क्या हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए इसको सबसे अच्छा बेहतरीन फ्यूल माना जाता है। बस इसको ध्यान रखो, काफी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ CO2, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है। देखो पहला कलरलेस। अब रूम में कितनी CO होगी आप लोग जान ही रहे हो, क्या वो आपको दिखेगी अलग से? अगर उसका कलर होता तो आपको कलर अलग से दिखता। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका कलरलेस। पहली बात आपको समझ में आई, ये आपका कलरलेस होता है। टेस्टलेस, टेस्ट भी नहीं होता इसका। क्या नहीं होता बच्चों, टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस। और साथ में इनसॉल्युबल इन H2O। ये वाली लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, इनसॉल्युबल वाली लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। इनसॉल्युबल इन H2O, H2O में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये आपका, देखो ध्यान रखना, सेकंड में आज आपको बता देता हूं, N2O, NO, CO, ये तीनों जो गैसेज होती है, ये आपकी न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। अब आप लोग जानते हो न्यूट्रल गैस, ये वाला आपका हाउसफुल फॉर N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? एक तरीके का आप लोग जानते हो, लाफिंग गैस। क्या होता है? लाफिंग गैस होता है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग,
लाफिंग गैस, किसी को अगर लाफिंग गैस सूंघा दो तो वो हंसता हंसता रहेगा, अगर ज्यादा सूंघा दिया तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ध्यान से समझना, अगर ज्यादा अमाउंट में सूंघा दिया तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, मतलब वो भगवान को प्यारा हो जाएगा अगर मैंने इसको ज्यादा अमाउंट में सूंघा दिया तो। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों हमारा यहाँ पर? थर्ड पॉइंट यहाँ पर है CO आपका क्या है बच्चों? इंपोर्टेंट। हाँ, CO आपका क्या है? सुनो ध्यान से, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम के लिए नहीं, इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। इंपोर्टेंट लिख दे तो एग्जाम के लिए नहीं, इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि जो हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं तो स्मेल्टिंग में ये काम आता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में ये काम आता है। अभी अभी मैंने स्मेल्टिंग नाम दे दिया था, ठीक है। स्मेल्टिंग में कार्बन भी काम आता है और CO भी काम आता है। क्या करता है ये ZNO को, मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा किसमें? एलिंघम डायग्राम में, एलिंघम डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। ZNO को CO के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर Zn प्लस CO2 निकल जाएगा। अगर FeO का मैं CO के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? Fe प्लस CO2 निकल जाएगा। देखो मेटल मुझे ऑब्टेन हो गया, मेटल ऑक्साइड से मेटल स्मेल्टिंग हो रहा है, मेटल ऑक्साइड से मेटल स्मेल्टिंग हो रहा है। मैंने आपको पहले लिखा था मेटल ऑक्साइड से मेटल मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बनाया होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छे बच्चे हो तो आप लोगों ने बनाया होगा। अच्छे बच्चे हमेशा सब कुछ पढ़ते हैं, कोई एक भी टॉपिक छोड़ना पसंद नहीं करते। अच्छे बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक भी टॉपिक आप लोग पढ़ना नहीं छोड़ते होंगे, ठीक है। आई होप सो। अब देखो स्ट्रक्चर, अब देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होगा, बहुत बढ़िया। यहां पर अब देखो दोनों तरफ क्या होता है? लोन पेयर होता है। दोनों तरफ लोन पेयर होता है, दोनों तरफ लोन पेयर। ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लीगेंट भी बोलते हैं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एम्बीडेंटेड लीगेंट भी बोल सकते हैं, जो जिस एटम में दो अलग अलग साइड, मतलब ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है, दोनों अलग अलग साइड अगर लोन पेयर देंगे तो ये आपका क्या होता है? एम्बीडेंटेड लीगेंट। और ये आपका क्या करता है? मेटल के साथ CO मिलके आपका मेटल कार्बोनिल बना लेता है, मेटल कार्बोनाइल बना लेता है, ठीक है। M क्या होगा बच्चों यहाँ पर? डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो यहां पर मैंने आपको मेटल एक्सट्रेशन में लिखवाया होगा NiCO4, ये मैं आगे भी लिखवाऊंगा NiCO4। तो इस तरीके से आपका मेटल कार्बोनिल का प्रिपरेशन कर लेता है, ठीक है। इस चीज को काफी अच्छे से याद रखना। अब देखो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस इन नेचर में हाईली पॉइजनस होता है। ये चीज तो मैंने आपको बताया है। नेचर में आपका क्या होता है बच्चों? ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। अब इतना ज्यादा पॉइजनस होता है बच्चों ये, अब इसका मैं बता देता हूं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कैरियर टू ब्लड। मतलब ब्लड में, मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो सप्लाई, कैरियर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में क्या होता है? ब्लड आपका पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ब्लड आपका पूरे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। विद किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। जब वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड आपका पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। अब सुनो क्या होता है एक्चुअली, सिंपल बात है। हीमोग्लोबिन होता है आयरन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्या होता है बच्चों? आयरन कॉम्प्लेक्स। मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर Fe प्रेजेंट होता है।
Fe क्या करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट CO के साथ जुड़ के मेटल कार्बोनिल बना लेगा। तो यहां पर एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये एक टाइप का क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक टाइप का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इसके साथ जुड़ के एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। जब ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद ये क्या करेगा, जो ब्लड है ना, ब्लड जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाता था वो ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता है, वो ब्लड आपके ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता है। अब जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब आएगा, मतलब सिंपल मैं बता दूं, जैसे आपका ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन किया, H का मतलब हीमोग्लोबिन, तो O2H कॉम्प्लेक्स बना लेता है, O2H कॉम्प्लेक्स बना लेता है, O2H कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, हेंस थ्रू हीमोग्लोबिन, देखो थ्रू हीमोग्लोबिन O2 इज सप्लाई, थ्रू हीमोग्लोबिन को H लिख रहा, थ्रू हीमोग्लोबिन O2 इज सप्लाई इन बॉडी, मतलब आपके हीमोग्लोबिन के थ्रू हम यहां पर बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब आपका CO जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब यहां पर CO आपका हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा तो यहां पर O2 आपके बॉडी में सप्लाई नहीं होगा, O2 आपके बॉडी में सप्लाई नहीं होगा। जैसे देखो CO प्लस H तो क्या बना लेगा, COH कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब देखो हीमोग्लोबिन के साथ COH कॉम्प्लेक्स बना लिया, जब हीमोग्लोबिन के साथ COH कॉम्प्लेक्स बना लिया तो ये आपके बॉडी में क्या करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा। ठीक है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल स्टॉप, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल स्टॉप। ऐसा क्यों हुआ, अब आपके माइंड में ऐसा भी आएगा, अब आपके माइंड में ऐसा भी आएगा, सर ये बाद में टूट के O2 के साथ भी तो जुड़ सकता है। नहीं, क्या होता है यहां पर कार्बन ये OC होता है। अब देखो OCH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है O2H से, तो इस वजह से ये वो एक बार बनने के बाद टूटता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं रात को सोना बहुत अच्छी बात है, रात को सोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमरा बंद करके, और कमरा बंद करके तो कभी नहीं सोना चाहिए, मतलब कमरे को पूरी तरीके से बंद करके कभी जिंदगी में नहीं सोना चाहिए। चाहे वो आप अंदर आप है ना अंगीठी जलाओ या फिर नहीं जलाओ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रात को रूम को बंद करके कंप्लीटली पैक्ड करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रूम पे होगा ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो थोड़ा सा विंडो खोल के हमेशा सोना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे रूम में अच्छे से बनी रहे। ठीक है, हमारा अगर मैंने रूम को बंद कर दिया तो ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी लिमिटेड होगी, और लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से आपको बॉडी में आपके वो काफी है ना डिसीज डेवलप होने लग जाएंगे। तो रूम बंद करके कभी नहीं सोना चाहिए, ओपन रूम में मतलब कमरे को खोल के थोड़ा सा सोना चाहिए। ठीक है, ये तो बात थी सिंपल वाली। अगर मैंने कमरे में वुड को जला के सो गया, बहुत अच्छी बात है, मैंने कमरा बंद कर दिया, अब कमरे में लिमिटेड ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन अगर लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता, और कॉम्प्लेक्स बनाता तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म। जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म, आप हो जाओगे भगवान को प्यारे। ठीक है, तो इसीलिए अगर रात को वुड जला रहे हो सर्दी के टाइम में, तो विंडो क्या रूम को ओपन करके ही सोना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि अगर ये डेथ कॉजेज होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ प्रैक्टिकली बातें हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है बच्चों। ये केमिस्ट्री आपकी ऐसी है कि जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काफी काम आती है, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से अगर समझ के पढ़ोगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफी मजा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, कभी कभी इंसान मरता भी नहीं है, तो क्या होता है, विक्टिम ऑफ CO पॉइजनिंग, मतलब CO पॉइजनिंग विक्टिम को हम क्या करेंगे, CO पॉइजनिंग विक्टिम को हम है ना ओपन एयर में ले जाके रख देंगे, ओपन एयर में ले जाके
सुला देंगे ताकि वो बच सके। अगर देखो कमरा बंद करके अगर आपने 4 से 5 घंटे सो गए तो फिर तो मरना तय है। अगर 2 घंटे ही हुए तो विक्टिम को 2 घंटे में नहीं मरेंगे, 2 घंटे तक नहीं मरते। 2 घंटे के बाद विक्टिम को मुझे ओपन एयर में लेके जाना पड़ेगा, नहीं ठीक है। ओपन एयर में लेके जाऊंगा तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई काफी मिल जाएगी, और जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, काफी अच्छे कंसेप्ट है, ठीक है। अगला जो कंपाउंड है हमारा क्या, कौन सा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, ठीक है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलता बेटा, इस बात का ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो आपको ऑक्सीजन भी उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ऐसे मतलब एनिमल है, ऐसे एनिमल किंगडम है जो अपनी ही चीज़ों को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। देखो एक्चुअली अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, बात क्लियर है। प्लांट का काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 को निकालेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन फिनोमिना से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को काट देते हैं। अब प्लांट कट होगा तो रेस्पिरेशन ही नहीं करेंगे। अब वो रेस्पिरेशन ही नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तभी तो बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होगी। तो कम से कम हम लोगों को अपनी चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए फॉर अ ग्रेडी पर्पस, मतलब लालच की वजह से हम लोगों को कुछ भी खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो और बहुत ही अच्छी बात है ये सब, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों? अब देखो तुम लोगों को बहुत ही इजी बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। क्या होता है? CO2, ठीक है। CO2 नहीं होगा तो O2 नहीं होगा, इस बात को समझ लेना है, ठीक है। अब वही रिएक्शन वापस से रिपीट होगी, प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन मेथड हमारा क्या होगा, कार्बन को अगर मैं O2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो CO2 बनेगा। अगर लिमिटेड एयर में कराया तो CO बनेगा, अगर सफिशिएंट एयर में कराया तो CO2 बनेगा, ठीक है। सफिशिएंट एयर में कराया तो CO2 बनेगा। ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो मैं आपको सिंपल लिखाता हूं। फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप कार्बोनेट मतलब सेकंड ए के ग्रुप के कार्बोनेट, जैसे बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। इन सबको जब भी मैं हीटिंग करूंगा तो मेरे CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा। साथ में सेकंड ए मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। ये बात समझो। जैसे सिंपल मैं लिख दूं CaCO3, गर्म किया CaO बना लिया, Ca2 बाहर निकल गया। बात क्लियर है। लेकिन इन फर्स्ट ए ग्रुप में केवल और केवल लिथियम ऐसा करेगा। केवल कौन? लिथियम का कार्बोनेट ही ऐसा करेगा। बाकी अदर कार्बोनेट आपके टूटते भी नहीं है बेटा, बहुत अच्छा है। बाकी अदर कार्बोनेट आपके टूटते भी नहीं है, केवल और केवल लिथियम। सेकेंड ए ग्रुप में सब, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम। गर्म किया LiO बन गया, और Li2O बनने के बाद यहां से CO2 आपका रिमूवल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको 100% याद रखना है। नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं रटाऊंगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। अगर आप लोग इसको लाओगे तो मैं रटा दूंगा इस चीज को, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। देखो थर्ड, जो CH4 को अगर मैंने O2 के साथ हीट किया तो आपका क्या होगा बच्चों? CO2 और H2O। दिस इज अ व्हाट? कंबंशन रिएक्शन। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका कौन सा रिएक्शन है? कंबंशन रिएक्शन। आप किसी के साथ भी करा सकते हो। किसी भी हाइड्रोकार्बन को O2 के साथ गर्म करोगे तो CO2 निकलेगा, बस। ये काफी अच्छा और काफी सिंपल कंसेप्ट वाला है, ठीक है। अब CO2 का आपने कलर तो देखा नहीं है, CO2 का भी देखा नहीं है ना। जब आपने CO2 तो एग्जिस्ट करता है नेचर में, आपको दिखना भी चाहिए। अगर ये कलर होता तो कलर आपको दिखना भी चाहिए था। तो CO2 का कोई कलर नहीं होता, बेचारा कलरलेस होता है, ठीक है। CO2 का कोई कलर नहीं होता। CO2 क्या होता है? कलरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस। बेचारे का कोई कलर नहीं होता। CO2 आपका कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है,
और टेस्टलेस भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये आपका हाईली सोल्यूबल इन वाटर, क्या होता है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर मतलब पानी में बहुत सोल्यूबल होगा। जैसे अगर मैं CO3 माइनस की रिएक्शन मतलब CO2 की रिएक्शन H2O के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या बना लेगा बाइक, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बना लेगा। इस चीज को याद रखो, काफी इजी है, ठीक है, काफी इजी है, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये HCO3 है, H2CO3। अब आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने जाने वाले होंगे, HCO3 माइनस और यहां पर आपका हो जाएगा HCO3 माइनस, फिर से H प्लस निकालेगा और यहां पर CO3 2 माइनस, ठीक है। ये हो गया दो रिएक्शन। अब आपने बोला कि सर ये रिएक्शन मैंने क्यों लिखा है, ये रिएक्शन मैंने इसलिए लिखा है कि ये देखो यहाँ पर देखो क्या होता है बॉडी में, क्या होता है देखो बॉडी में CO2 समझना, यहाँ पर बॉडी के अंदर आपके CO2 प्रेजेंट होते हैं। CO2 आपका क्या करता है H2CO2 पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका समझना, ये वाली पॉइंट, ये आपका देखो ये क्या है एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ये इसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस, क्या होगा कॉन्जुगेट बेस। ये चीज समझ में आ रही है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस मतलब कोई भी एसिड अगर H प्लस निकाल के जो एनायन बनाएगा ऑल एनायंस आर कॉन्जुगेट बेस, इतना मान के चलो अभी फिलहाल। तो ये कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड। अब बेस प्लस एसिड क्या बनाता है बफर सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा H2CO3 और HCO3 माइनस, ये आपका बफर सॉल्यूशन बनाता है। और बफर सॉल्यूशन का काम क्या होता है पीएच को मेंटेन करना। आप लोग पढ़ने वाले हो पीएच मेंटेन का काम करता है। अगर 12th वाले बच्चे देखेंगे तो उन लोगों को याद होगा, पीएच मेंटेन कर देगा। सबसे सिंपल कंसेप्ट, बफर सॉल्यूशन हम क्यों बनाते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर में आपका CO2 कितना परसेंट होता है 0.3% आपका एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होता है। CO2 आपका एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है बच्चों 0.3% आपका CO2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो कि क्या होता है विच मेंटेन फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखता है। अब बताता हूं मैं फोटोसिंथेसिस आपका क्या होगा। देखो मजा आएगा आपको, बहुत काफी इजी काफी सुंदर टॉपिक है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। अब क्या करेगा प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करेगा, H2O लेगा, ठीक है। H2O कहां से लेगा सॉइल से लेगा, CO2 कहां से लेगा एटमॉस्फेयर से लेगा, जहां पर मैंने बताया 0.3% होता है, वहां से CO2 लेगा और सॉइल से क्या लेगा वाटर लेगा। अब सॉइल से वाटर लेने के बाद ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना देगा सुक्रोज बना देगा, HNO सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल होता है ना कंपाउंड में क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है Mg, क्लोरोफिल में Mg प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है Mg कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आता है इसलिए बोल रहा हूं। Mg कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा तो ये यहां पर क्या बना देगा स्टार्च बनाएगा और स्टार्च के बाद क्या निकाल देगा O2। अब यही O2 हमारे लिए काम आएगी, यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। अब मैं आपको बताता हूं अमेजोन होता है, अमेजोन बेटा सेल वाला नहीं, अमेजोन कौन सा रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्या करता है पूरे एनवायरनमेंट का 30% ऑक्सीजन वही रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है क्योंकि उस पर प्लांट ज्यादा है तो CO2 सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल से स्टार्च बनाएगा, O2 करेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखो बहुत अच्छे से। जितना ज्यादा हाइट पर पेड़ होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन निकालेगा बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों
क्योंकि सनलाइट की वजह से नहीं, जितना ज़्यादा हाइट पर पेड़ होगा उतना ज़्यादा निकालेगा, क्योंकि CO2 आपके हाइट पर मतलब उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर होता है थोड़ा सा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, CO2 जितना ज़्यादा हाइट पे उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन गैस का मतलब होगा। तभी हम लोग बोलते हैं कि इसको प्लांटेशन करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा ग्रीन हाउस, मतलब हरे कलर का घर नहीं, ग्रीन हाउस का मतलब ये है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत सारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर CO2 ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न ये भी है कि आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन की वजह से सीधा H आता है, जो कि डायरेक्ट वन हीटिंग भी डेवलप करता है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है। तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा करना चाहिए। और पर ह्यूमन बीइंग कम से कम 2 या 3 प्लांटेशन आप लोगों को करना चाहिए, ताकि आप लोगों का पर मतलब हर मतलब एक आदमी को अगर 2 प्लांट लगाएगा तो काफी ज्यादा अच्छा होगा अर्थ के लिए। अर्थ के लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। अर्थ के लिए तो क्या होगा, अर्थ तो फिर भी जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग जिंदगी जी पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अब देखो CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनेगा, ये इधर ये इधर ये इधर। अब यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। O के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, बॉन्ड आ रहा है। अब बॉन्ड लोन पेयर जा रहा है तो प्लस, आ रहा है तो माइनस। अब अगर मैं इसी का एक और पार्ट बना दूं, पार्ट 2, तो इस बार इधर लोन पेयर भेजो, यहाँ भेजो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड या लोन पेयर आ रहा है तो प्लस, लोन पेयर जा रहा है तो माइनस, क्वेश्चन खत्म। इस चीज को समझो, लोन पेयर आ रहा है तो प्लस, लोन पेयर जा रहा है तो माइनस। रुको, लोन पेयर, सॉरी गलत बोल दिया, लोन पेयर आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, लोन पेयर आ रहा है तो माइनस, लोन पेयर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज को ध्यान रखो, लोन पेयर आ रहा है तो माइनस, लोन पेयर जा रहा है तो प्लस। ठीक है गलत है। ठीक है, लोन पेयर आ रहा है तो माइनस, लोन पेयर जा रहा है तो प्लस। ठीक है, अब CO2 का सबसे बड़ा यूज आप लोग जानते हो किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर। आपके स्कूल में लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर में। अब वो खाली है या भरा हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर। अरे गलत लिख दिया। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखो, ये देखो अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। आपके स्कूल में एंटर होते ही एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट को पढ़ो। आप लोगों ने कभी जिंदगी में ध्यान नहीं दिया होगा उस चार्ट को, कम से कम अब जाके तो देख लो। डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जिस टाइप का आग, उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ध्यान से जाके एक बार आप उस चार्ट को देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। तो मतलब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फायर, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फायर, डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड। ठीक है, आप लोग अगर स्कूल जाओगे तो स्कूल में जाके चार्ट को जरूर देखना, ताकि आपको कुछ तो समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे रह जाओगे। ठीक है, आप देखो कुछ मेटल क्या होते हैं, कुछ मेटल CO2 के साथ बर्न होते हैं, जैसे Hg और CO2। अब मैं Mg के ऊपर CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर डालूंगा तो क्या होगा, आग ही लगेगी ना, आग हटेगी थोड़ी ना, आग तो और बढ़ेगी।
ठीक है, जब आग बढ़ेगी तो मतलब क्या निकला, ये सपोर्ट करेगा ना, ऑक्सीजन निकाल देगा, Mg और O2 निकाल देगा, Mg और यहाँ पर Mg, 2 मिनट, यहाँ पर Mg प्लस यहाँ पर आपका O2 निकालेगा, देखो Mg प्लस CO2, ये MgCO3 और यहाँ पर O2 निकालेगा, ये तो आगे बढ़ाएगा। O2 क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट द कंबशन। जब कंबशन को सपोर्ट करेगा तो गर्म तो करेगा, आग तो बढ़ाएगा। इस चीज को ध्यान रखो। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि आपके आग को सपोर्ट, वो CO2 के साथ भी आग लगा देते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीजों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर आपका ये सब लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, चलो ठीक है, चलेगा, चलो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के आपको फायर एक्सटिंग्विशर में आपको बता देता हूँ, आगे बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, आप लोग खुद ही देखो, स्कूल में ही नहीं बेटा, कहीं कहीं लिखा होता है, हॉस्पिटलिटी में लिखा रहेगा बच्चों, ये जनरली लिखा रहता है। आप लोग उन सब चीजों को तो ध्यान नहीं दोगे, अपने काम से ध्यान रखोगे। तो काम से तो ध्यान रखना ही है बच्चों, आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या चीज है बच्चों, एटमॉस्फेयर में क्या चीज हो रहा है, उन सब पे भी ध्यान रखना है कि आसपास कौन कौन से बैनर लगे हैं, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग बस टीवी सीरियल और एड के ही बैनर को देखते हो, उसके अलावा कोई काम के बैनर आज तक आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। तो उस बैनर को भी देखना स्टार्ट करो बच्चों, काफी कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी वहीं से सीखने को मिला, ठीक है। बेकिंग सोडा प्लस सैंड, मतलब सैंड मतलब, अब बता देता हूं, बेकिंग सोडा और सैंड। अब इसका मतलब ये है कि NaHCO3 प्लस SiO2, ये वाला एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होगा, ठीक है। अब एक टाइप का होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक और होगा बच्चों आपका, कौन सा, फॉर्माइट एक्सटिंग्विशर। कौन सा, फॉर्माइट एक्सटिंग्विशर। फॉर्माइट एक्सटिंग्विशर क्या होगा बच्चों, ये जब ऑयल की वजह से आग लगेगी, अगर मान लो ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं, इसका यूज कर दूंगा तो आग और बढ़ जाएगी। देखो क्या होता है एक्चुअली में, जो सरफेस को कवर कर दे, मतलब सिंपल बात है, मैं इसका मैकेनिज्म आपको इतना लंबा डिटेल में ना ले जाके मैं आपको सिंपल मैकेनिज्म बताता हूं। देखो जैसे मेरे पास कहीं आग लग गई, अब आग कब तक लगेगी, जब तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा। सिंपल बात है, हमको ऐसे एक्सटिंग्विशर का यूज करना है जो उसके सरफेस को कवर कर दे। वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट तो तोड़ देगा, जब वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट तोड़ देगा तो इसका मतलब क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो इस चीज को बड़े अच्छे से समझो, ठीक है, इस चीज को बड़े अच्छे से समझो, टेक्निकली टर्म में समझोगे तो ज्यादा अच्छा। अब एक और कंपाउंड होता है बच्चों इसका, कार्बाइड। क्या होता है कार्बाइड, कार्बाइड। अब देखो कार्बाइड के नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन अब आपको सीख जाओगे परमानेंटली। कार्बाइड क्या होता है, ये आपका बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब मैंने बाइनरी सॉल्ट का नेमिंग आपको लिखाया था, इसीलिए लिखा रहा था मैं, आप लोगों को लग रहा था कि सर फालतू पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, काम ही नहीं आएगा। बाइनरी कंपाउंड का नेमिंग आपके बहुत काम का आता है बच्चों, मैं इसीलिए लिखाता रहता हूँ कि आप लोगों को एक एक पॉइंट बाइनरी कंपाउंड समझ में आ जाए। बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट का बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कार्बन एलिमेंट का जो बाइनरी कंपाउंड होगा, जो कि क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, कार्बाइड। ये हो गया कार्बाइड की तो एक तो सिंपल डेफिनेशन जो कि काफी सिंपल है, ठीक है। कितने टाइप के कार्बाइड होते हैं, 3 टाइप के, सॉल्ट लाइक कार्बाइड, या फिर बोलो आयोनिक कार्बाइड। एक होता है बच्चों आपका कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है। एक होगा आपका कोवलेंट कार्बाइड, एक होगा आपका इंटरस्टिशियल, हाँ सही है। एक होगा आपका कोवलेंट कार्बाइड, एक होगा आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड। देखो बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि आप लोग बहुत अगर पढ़ना भी चाहोगे तो भी आपका कम पड़ जाएगा, क्योंकि सेफ्टी इंजीनियरिंग एक टाइप का और इंजीनियरिंग होता है, सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो कि आपके लेवल पे नहीं होगा, बैचलर लेवल पे नहीं होता, वो डिप्लोमा लेवल पे होता है, डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग।
तो वहाँ पर पूरा पढ़ाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, एक एक पॉइंट एक एक टर्म्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उस बारे में अगर आपको जितना पढ़ना हो उतना कम है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर तो मैंने कुछ ही टाइप बताया, बहुत सारे टाइप के होते हैं, कम से कम 25-30 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से अपना फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये फॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला जो सोल्ट लाइक है वो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप, थर्ड में एल्यूमिनियम। सेकंड ए में कौन नहीं करेगा? सेकंड ए में आपका बेरिलियम बिल्कुल नहीं करेगा, सेकंड ए में आपका बेरिलियम बिल्कुल नहीं करेगा, काट दो। बेरिलियम नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। कार्बाइड का फॉर्मेशन, अब सोल्ट लाइक कार्बाइड क्या होता है? तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, सोल्ट लाइक कार्बाइड, सोल्ट लाइक कार्बाइड, इट इज ऑल्सो 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट में बोल दूंगा मेथेनाइड, क्या बोल दूंगा बच्चों में? मेथेनाइड, मेथेनाइड्स, ठीक है। मेथेनाइड्स का मतलब जिसके अंदर कार्बन कौन से फॉर्म में हो? C4 माइनस। अब देखो Al+3 C4 4 माइनस, अब देखो क्या बनेगा बच्चों? Al, देखो C4 माइनस, बस 4 नहीं C4 माइनस, तो क्या बनेगा? Al4C3, ये भी एक टाइप का कार्बाइड होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा, इसको नाम क्यों दिया है? जब भी मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो हाइड्रोलाइसिस पर मुझे मेथेन गैस मिलेगी, मतलब CH4, तो इसीलिए इसको मेथेनाइड कार्बाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनाइड्स कार्बाइड, क्या बोलेंगे? मेथेनाइड्स कार्बाइड। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, CO2। अगला एग्जांपल हम इसका CaC2, ठीक है। CaC2, देखो CaC2 कि कैसे होगा बच्चों, समझना ध्यान से। Ca के ऊपर +2, इसके ऊपर -2, ठीक है, इसके ऊपर -4। अब यहाँ -4 आएगा तो CA4CO2, तो ये आपका CA4 और CO2 बन जाएगा, CA4C2 बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपका मेथेनाइड कार्बाइड होता है। इस चीज को ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना बच्चों, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, Ca2C कॉमन निकाल दिया, ठीक है, Ca2C। अब बात समझना ध्यान से, एक चीज मैं बता देता हूँ, आयोनिक फॉर्मूला इज आयोनिक फॉर्मूला, किसी कंपाउंड का आयोनिक फॉर्मूला एक टाइप का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आपने बहुत प्यार से पढ़ी होगी, स्वामी सर ने बहुत अच्छे से बताया होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो क्या बनेगा? CH4 मेथेन बनेगा। अब देखो मेथेन क्या होता है? फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट करूंगा मेथेन से, ठीक है। तो ध्यान रखना, CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपके किसके बारे में बच्चों? मेथेनाइट्स के बारे में। अभी मैं और कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ, एसिटिलाइट्स। अब यही से ध्यान रखो आप लोग, चीजों को एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एसिटिलाइट्स, ठीक है, एसिटिलाइट्स, ठीक है। एसिटिलाइट्स में क्या होगा बच्चों? एसिटिलाइट्स में आपका एसिटिलीन होगा। क्या होगा? एसिटिलीन, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? समझना ध्यान से, HC ट्रिपल बॉन्ड H, 2H निकाल दो, माइनस, तो कितने कार्बन है? C2 माइनस है, 2 माइनस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसके साथ जो अब एसिटिलीन के अंदर क्या होता है? कार्बाइड आपका C2 2 माइनस के फॉर्म में। कैसे बनाया? देखो कैसे बनाया? H, ये हटाया, ये ज्यादा, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये टोटल मिलके क्या हुआ? C2, और दोनों के ऊपर 2 माइनस। यहाँ पर मेथेन है, मेथेनोट्स आपका CH4 से बनेगा, ठीक है, CH4 से बनेगा ऐसे। ये हटा, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, टोटल C4 माइनस। इस तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं। सोचने की जिम्मेदारी आपके ऊपर, ठीक है, समझने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। मैं हमेशा ट्रिक बताता रहूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो Mg+2 C2 2 ये गया, तो क्या बन जाएगा? Mg C2 बन जाएगा। दिस इज व्हाट? मैग्नीशियम एसिटाइलाइट्स।
मैं, या फिर मैग्नीशियम कार्बाइड भी बोल देते। सिंपल लैंग्वेज में जो आपको बोलना हो वो बोल देते। देखो कैल्शियम +2 तो C2 2- तो क्या हो जाएगा Ca, ये गया CaC2, ठीक है। लेकिन जब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। देखो उस तरीके से पढ़ाया वही चीजें, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराऊंगा, पानी में डाल दूंगा इसको जैसे ही मैंने पानी में डाला फिर से मुझे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एसिटिलीन, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका MgOH होल ट्वाइस। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी सिंपल है। आपको लगता है इनऑर्गेनिक कंसेप्चुअल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोल देता हूँ बच्चों अलाइलाइट्स। क्या बोल देता हूँ, अलाइलाइट्स। अलाइलाइट्स, ठीक है। अलाइलाइट्स के बारे में समझाता हूँ। अलाइलाइट्स आपका किससे बना होगा बच्चों, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहां से एक H निकला, यहां से 3 H निकले, 1 2 3, यहां पर 3-, यहां पर 1-, तो क्या हो गया C3 4-। क्या हो गया बच्चों, ये आपका C3 4-। समझो बात को, ये आपका क्या हो गया बच्चों, C3 4-। और जैसे ही मैंने देखो इसकी रिएक्शन, इसको Na+ के साथ आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये मैंने पढ़ा है, ये इधर ये यहाँ जाएगा तो Na4C बना लेगा, Na4C3। और जैसे ही मैंने इसको वाटर में रिएक्शन कराया हाइड्रोलाइसिस, तो फिर से मुझे क्या बन जाएगा, अलाइलाइट्स, ठीक है। AHCH C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर NaOH, ये बन जाएगा। आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो रिएक्शन कैसे याद करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक भी साथ साथ बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सिंपल आपको थियरी लिखा के छोड़ देता बच्चों। थियरी लिखा के छोड़ता तो आपको हो गया कल्याण, आप लोगों को एक भी चीज नहीं आता, सीधी बात है, ठीक है। आपका कल्याणम मतलब बिल्कुल खराब, आपका पूरा सब कुछ आपका खराब हो जाता। तो थियरी लिख के नहीं, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को समझते जाओ, एक ही बार में आपको इनऑर्गेनिक याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलना चाहूँ अलाइलाइट्स के अलावा एक कोवेलेंट टाइप का होता है, इसके तीनों टाइप खत्म हो गए। कोवेलेंट कार्बाइड, अब कोवेलेंट कार्बाइड आपका क्या होता है बच्चों, उसको आपको समझना है। व्हाट इज द कोवेलेंट कार्बाइड। अब कोवेलेंट कार्बाइड आपका क्या होगा बच्चों, फॉर्म बाय अ कार्बन एंड सम एलिमेंट हैव अ सिमिलर, ठीक है। फॉर्म बाय, अब देखो उसी के बीच बनेगा जहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सिमिलर जाएगी मतलब अदर एलिमेंट से, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस वाले से करता है, यहां पर इक्वल सिमिलर होता है। तो इसमें 3 टाइप के, 3 में एग्जांपल बताता हूं, जैसे बोरोन कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड और आपके SiC। बेरिलियम इसमें आयोनिक नहीं बनाता, मैंने आपको बताया, बेरिलियम आपका आयोनिक नहीं बनाएगा, इसमें आपका सिंपली C4- होगा, ठीक है। B4C होगा, एक होगा बेरिलियम वाला, कौन सा B4C2 ये हो जाएगा, या फिर मैं इसको लिख दूंगा B2C। एक आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर एक होगा सिलिकॉन कार्बाइड। अब जो सिलिकॉन कार्बाइड आपका क्या होता है, कार्बोरेंडम, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक होता है कार्बोरेंडम क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होगा। कार्बोरेंडम आपका हार्डेस्ट मटेरियल होगा। इसका नाम ध्यान रखना, देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड का होता है कोरंडम, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम होता है कोरंडम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम होता है कोरंडम, अंतर बता रहा हूं, कोरंडम, और इसका होता है कार्बोरेंडम। इसमें कार्बन है इसलिए कार्बोरेंडम, इसमें इसका कोरंडम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना। ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरी हार्ड मटेरियल होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डायमंड लाइक, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कौन से, कोवेलेंट हाइड्राइड। अगर मैं बात करूं इंटरस्टिशियल कार्बाइड, अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड आपका क्या होगा बच्चों, अब देखो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, मेटल आपका इस तरीके से अटैच होगा, और इसके बीच जो ये पॉइंट होंगे, ये इसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे वॉइड्स, और हम क्या बोलेंगे इस पर, इंटरस्टिशियल साइट। अब क्या करेगा, कार्बन छोटा सा एलिमेंट है, कार्बन आपका स्मॉल साइज का है, समझना बात में, कार्बन आपका कौन सा है, स्मॉल साइज का होने की वजह से ये इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसके इंटरस्टिशियल साइट पे आएगा, लेकिन बॉन्डिंग नहीं करेगा।
कार्बन इसके साथ कार्बन आपका बॉन्डिंग नहीं करेगा, हियर नो बॉन्डिंग अकर, हियर नो एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर, किसी भी टाइप का बॉन्डिंग अकर नहीं होगा। जब किसी भी टाइप का बॉन्डिंग अकर नहीं होगा तो इसका मतलब ये आपका कौन सा कार्बाइड होगा, इंटरस्टिशियल का कार्बाइड। बस इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस पूरे कंपाउंड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई उतना चेंजेस नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर अब समझ में आ गया होगा कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफी इजी है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला चैप्टर एस ब्लॉक का ट्रिक एंड टेक्निक्स मैं आपको लिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं एस ब्लॉक स्टार्ट करूंगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।